हिमालय की उन बेरहम बर्फ से ढकी चोटियों के बीच 30 साल तक कोई किसी का इंतजार करता रहा। न उसने आवाज लगाई, न मदद मांगी, न किसी से शिकायत की, बस वहीं पड़ा रहा। सफेद मौत की चादर ओढ़े, हर गुजरते साल के साथ बर्फ उसे और गहराई में दफन करती गई, लेकिन उसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। मानो उसे यकीन था कि एक दिन उसके साथी जरूर लौटेंगे उसे घर ले जाने के लिए। पूरे 30 साल गुजर गए, कोई नहीं लौटा, क्योंकि जो उसे वापस लाने वाले थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर साल आया 2026 और वो अब लौट रहा है। एक इंसान की तरह नहीं, एक सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी निशानी बनकर जिसे दुनिया ग्रीन बूट्स के नाम से जानती है। ये कहानी है उस शख्स की जो मरने के बाद भी 3 दशकों तक हिमालय की सबसे खतरनाक गहराइयों में घूमता रहा और जिसकी जमी हुई देह दुनिया के सबसे रहस्यमयी लैंडमार्क्स में से एक बन गई। दरअसल ये साल था 1996। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का मौसम अपने चरम पर था। हर साल लगभग इसी मौसम में दुनिया भर से पर्वतारोही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए वहां पहुंचते थे। लेकिन अचानक आए एक भीषण बर्फीले तूफान ने सब कुछ बदल के रख दिया। उस तूफान के चलते कई पर्वतारोहियों की जान चली गई और उन्हीं में एक भारतीय पर्वतारोही भी शामिल था। वो एवरेस्ट के उस हिस्से में हमेशा के लिए रह गया जिसे पर्वतारोही डेथ जोन कहते हैं। ये वो जगह है जहां 8000 मीटर से ऊपर हवा में ऑक्सीजन समुद्र तल की तुलना में केवल 1/3 रह जाती है। यहां कुछ मिनट बिताना भी जानलेवा हो सकता है और हर कदम मौत के बेहद करीब लेकर जाती है। जिस पर्वतारोही की मौत हुई उसके पैरों में चमकीले हरे रंग के पर्वतारोहण वाले बूट्स थे। समय बीतता गया लेकिन उसका शव वहीं पड़ा रहा और लोग उसका नाम भूलकर उसे ग्रीन बूट्स कहने लगे। पिछले 30 सालों में हजारों पर्वतारोही उसी शव के पास से गुजरते रहे। कई लोग वहां कुछ मिनट आराम करते, कई तेज हवाओं से बचने के लिए उसी छोटी सी चट्टानी गुफा में रुकते और कई रेडियो पर बेस कैंप को बताते कि वो अब ग्रीन बूट्स तक पहुंच चुके हैं। सोचिए, जो इंसान कभी अपनी मंजिल तक पहुंचने निकला था वो धीरे धीरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सिर्फ एक पहचान बनकर रह गया, एक निशान बनकर रह गया और एक लैंडमार्क बनकर रह गया। उसकी अपनी छवि कुछ रह ही नहीं गई। उस दिन वाकया कुछ ऐसा था। तारीख थी 10 मई 1996। मौसम तेजी से बिगड़ रहा था, तेज हवाएं चल रही थी, तापमान गिर रहा था और लगातार बढ़ता खतरा साफ दिखाई दे रहा था। आईटीबीपी अभियान के कई सदस्यों ने हालात को देखते हुए वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन दोरजे मोरोप, सिवांग पाल्जो और सिवांग समनला ने अपने सपने को अधूरा छोड़ने के बजाय शिखर की ओर बढ़ते रहने का फैसला किया। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। कुछ ही देर बाद तीनों उस भीषण बर्फीले तूफान में फंस गए और फिर कभी वापस नहीं लौट सके। इस हादसे में सिर्फ आईटीबीपी के 3 भारतीय जवान ही नहीं बल्कि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के कुल 8 पर्वतारोहियों की एक ही दिन में मौत हो गई, जबकि पूरे 1996 एवरेस्ट सीजन में 15 लोगों ने जान गंवाई थी। उस समय यह एवरेस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी पर्वतारोहण त्रासदियों में से एक था और इसी घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। बाद में पत्रकार और पर्वतारोही जॉन क्रकाउर ने उस हादसे को अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब इनटू थिन एयर में दर्ज किया, जबकि इस घटना पर एवरेस्ट एक जैसी फिल्म भी बन चुकी है। उन तीनों में से सिर्फ एक का शरीर आने वाले सालों तक दुनिया की नजरों में बना रहा। लगभग 8500 मीटर की ऊंचाई पर शिखर से करीब 350 मीटर नीचे एक छोटी सी चूना पत्थर की गुफा में एक शव पड़ा रहा। उसके पैरों में चूने जैसे हरे रंग के कॉफलैच माउंटेनियरिंग बूट्स थे। धीरे धीरे लोगों ने उसका असली नाम भूलना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया उसे ग्रीन बूट्स कहने लगी। समय के साथ वो एक इंसान नहीं बल्कि एवरेस्ट का एक लैंडमार्क बन गया। जब हजारों पर्वतारोही उस उत्तर पूर्वी रिज के रास्ते शिखर की ओर बढ़ते तो वो बेस कैंप पर रेडियो से यही कहते कि हम ग्रीन बूट्स तक पहुंच गए हैं।
कई लोग उसी गुफा में कुछ देर आराम करते, तेज हवाओं से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करते और फिर आगे बढ़ जाते। अब इसे ऐसे देखिए कि जो इंसान कभी अपनी मंजिल तक पहुंचने निकला था, सोचा था कि वो उस शिखर तक पहुंचेगा जहां के बाद संसार उसको नमन करेगा, वंदन करेगा, वही बाद में दूसरों की मंजिल का रास्ता बताने वाला सिर्फ एक निशान बन गया था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। लगभग 30 सालों तक दुनिया मानती रही कि ग्रीन बूट्स सिवांग पालजोर है, क्योंकि अभियान के दौरान पालजोर के हरे रंग के कॉफलाच बूट पहनने की बात सामने आई थी। धीरे धीरे ये धारणा सच मान ली गई, लेकिन असलियत कुछ और थी। सालों पहले कुछ ऊंचाई वाले मिशन के दौरान उस शव से डीएनए सैंपल लिया गया। बाद में आईटीबीपी ने उसकी जांच कराई। जांच के नतीजों ने 3 दशक पुरानी कहानी को फिर से छेड़ दिया और उसे पूरी तरह बदल दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि ग्रीन बूट सिवांग पालजोर नहीं बल्कि लांस नायक डोरजे मोरुप का है। यानी जिस इंसान की पहचान दुनिया ने उसके जूतों से बना दी थी, उसका असली नाम आखिरकार वापस मिल गया। और ये सिर्फ एक नाम बदलने की बात नहीं थी, बल्कि एक सैनिक और पर्वतारोही की खोई हुई पहचान को लौटाने का एक प्रयास था। पहचान आपकी और हमारे लिए कितनी जरूरी है, वो भी तब जब हम कुछ राष्ट्रीय सेवा में योगदान भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल अब भारत सरकार ने डोरजे मोरुप के उस पार्थिव शरीर को वापस लाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक विशेष टेंडर जारी किया है। योजना के मुताबिक एक अनुभवी शेरपा टीम एवरेस्ट की उस गुफा तक पहुंचेगी जहां ग्रीन बूट्स का शव आज भी मौजूद है। वहां से पार्थिव शरीर को निकालकर अक्टूबर 2026 तक दिल्ली लाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ये दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक होगा। आइए अब आपको इस डेथ जोन के बारे में बताते हैं। जिस जगह डोरजे मोरुप मौजूद है उसे पर्वतारोही डेथ जोन कहते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। उसकी ऊंचाई करीब 8000 समुद्र तल से ऊंची है और जहां पर ऑक्सीजन सिर्फ 1/3 है। यहाँ हेलीकॉप्टर सुरक्षित तरीके से उड़ान भी नहीं भर सकता है। हर कदम मौत के बेहद करीब होता है। ऐसी जगह 30 साल से बर्फ में जमा हुआ शरीर वैसे ही पड़ा हुआ है। इसे लाना इतना मुश्किल है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे आपके लिए लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक वहाँ से बॉडी लानी है, पर इसमें कितनी मेहनत लगेगी और उसके साथ कितनी जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि पर्वतारोहण में गए पर्वतारोहियों के पास उनके अपने उपकरणों सहित करीब 200 किलोग्राम तक का सामान है, या फिर उससे भी भारी हो सकता है। इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि उसे नीचे लाने के लिए कम से कम 6 अनुभवी शेरपा चाहिए, जिन्होंने कई बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। शेरपा का मतलब है, शेरपा नेपाल के हिमालयी इलाकों में रहने वाले एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो एवरेस्ट जैसे खतरनाक मिशन में पर्वतारोहियों को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और दुनिया के सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी अंजाम देते हैं। कई बार शरीर के अंग इतने कठोर होकर बर्फ में जम जाते हैं कि उन्हें मोड़ना तक संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में मजबूरी में कुछ अंग अलग करने पड़ते हैं। मतलब ये सुनना जितना आसान आपको लग रहा है, यकीन मानिए उससे बहुत कठिन है और उससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक उस टीम के लिए होता है जो ये काम कर रही है। इस मिशन में सिर्फ तकनीकी चुनौतियां ही नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक और धार्मिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। शेरपा समुदाय बौद्ध धर्म का पालन करता है और उनकी मान्यताओं में मृत शरीर को छूना सही नहीं माना जाता। इसके बावजूद भी वो किसी परिवार को उसका अपना लौटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस विशेष अभियान पर करीब $1.5 लाख यानी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च आएगा और इसे पूरा होने में लगभग 40 दिन लग सकते हैं। पर यह वजह है कि आज भी माउंट एवरेस्ट पर 200 से ज़्यादा शव मौजूद है जिन्हें नीचे लाना बेहद जोखिम भरा है और कई बार लगभग असंभव माना जाता है। इतिहास में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब शव निकालने की कोशिश से दूसरे लोगों की भी जान चली गई है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पहलू शायद वो परिवार है जो पिछले 30 सालों से किसी अपने का इंतजार कर रहा है। डोरजे मोरुप सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं थे, वो एक भारतीय सैनिक थे, एक बेटा थे, एक साथी थे और एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए इतिहास रचने का सपना देखा था। उनका सफर 1996 में एवरेस्ट की उस गुफा में जाकर रुक गया, लेकिन अब लगभग 3 दशक बाद उनकी कहानी फिर से आगे बढ़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनका सफर एवरेस्ट की चोटी के शिखर तक पहुंचने का नहीं है, ना उसकी ओर है, बल्कि अपने घर की उस ओर की तरफ है जहां उन्हें बहुत पहले लौटना था। कोई उनकी आस देख रहा था। शायद यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक पर्वतारोहण अभियान की नहीं, बल्कि सपनों की है, बलिदान की है, पहचान की है। 3 शब्द और उसमें जोड़ लीजिए, शौर्य की है, समर्पण की है और देश के प्रति जज्बे की है।
और आखिर में घर वापसी की कहानी है। क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को सबसे बड़ा सम्मान कोई रिकॉर्ड नहीं देता, कोई मेडल नहीं देता, ना ही कोई पत्र या मोमेंटो देता है, बल्कि उसका अपना नाम और अपने घर लौटने का अधिकार। सिर्फ यही उसे वो सब दे देता है जो एक सच्चे सिपाही को चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ है दीपक जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।